गोपनीय सूचनाओं के लीक से बचने और सरकार की नेशनल कम्युनिकेशन सिक्योरिटी पॉलिसी के गाइडलाइंस का उल्लंघन रोकने के लिए एक नई कम्युनिकेशन सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी की गई है। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक सभी सरकारी अधिकारियों को व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे ऐप्स के जरिए गोपनीय सूचनाएं यानी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करने को कहा गया है, क्योंकि स्टोरेज सर्वर पर निजी कंपनियों का नियंत्रण रहता है और यह देश से बाहर भी होता है। ऐसे में इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और घर से काम कर रहे अधिकारियों के लिए भी निर्देश जारी हुए हैं। सभी मंत्रालयों को सिक्योरिटी पॉलिसी के पालन के लिए फौरन कदम उठाने को कहा गया है। इसके साथ ही अहम बैठकों में स्मार्ट डिवाइसेस के इस्तेमाल पर भी रोक रहेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी अंकुर से। अंकुर, क्या जानकारियां मिल रही हैं, क्या क्या सावधानियां बरतने के लिए कहा गया है? जी स्वप्निल, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक नोट भेजा है नई कम्युनिकेशन पॉलिसी को लेकर के, और सूत्रों के अनुसार उसमें ये कहा गया है कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम, क्योंकि इनके सर्वर बाहर होते हैं, देश से बाहर हैं और इनका मिसयूज हो सकता है क्योंकि सारा डेटा इनके पास जाता है, तो इसलिए कोई भी कॉन्फिडेंशियल, सीक्रेट या क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट इसके जरिए नहीं भेजा जाए। और जो ऑफिसर घर से काम करते हैं उसको भी कहा गया है कि आप जो है वर्चुअल नेटवर्क जो है ऑफिस का वो यूज करें, ना कि अपने घर का सर्वर यूज करें, जिससे कि है क्या कोई स्पाईवेयर आए तो पता चल जाए। तीसरी चीज हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, जो वर्चुअल मीटिंग्स होती हैं, उसमें भी कहा गया है कि अगर कोई इंपॉर्टेंट या क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन या डिस्कशन अगर करना है तो वो वर्चुअल मीटिंग से ना करके और सामने बैठ करके जो है एक मीटिंग हॉल में मीटिंग करें। और मीटिंग में जाने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं कि मीटिंग में अगर आप जा रहे हैं तो कोई भी स्मार्ट वॉच या स्मार्टफोन ना ले जाएं, जिससे कि बहुत सारी जो डिवाइसेस होती हैं उसमें स्पाईवेयर के चांसेस होते हैं, तो उसको अवॉइड किया जाए। तीसरी चीज हमारे सूत्रों के अनुसार जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो बहुत सारी ऑफिस एप्स होती हैं, ऑफिस असिस्टेंट एप्स होती हैं, अमेजॉन इको, एप्पल होम पॉड एंड गूगल होम, ये सबको बोला गया है कि आप इनको ऑफिस में ना लाएं, ना ही इंस्टॉल करें। और अगर आपके स्मार्ट वॉच या स्मार्टफोन में ये है तो उसको कोई भी मीटिंग जहाँ पे गोपनीय बात होनी है या कोई भी डिस्कशन होना है उसमें ले जाए। क्या ये ईमेल कम्युनिकेशन और इनको भी लेकर कुछ एडवाइजरी है? ईमेल को लेकर के इसमें कुछ नहीं कहा गया है। ये सिर्फ जो सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल और रिस्ट्रिक्टेड जो कम्युनिकेशन होते हैं, जो ऑफिसर्स एक दूसरे को भेजते हैं, क्या है, उसके थ्रू है। तो लोगों के मन में अंकुर एक सवाल जरूर आएगा कि आखिर ये एडवाइजरी जारी की गई है, ये सावधानियों के लिए कहा गया है, कहीं इसके पीछे कोई ऐसी घटना तो नहीं जिसने इंस्टिगेट किया हो इस एडवाइजरी को? इसके पीछे एक्चुअली बहुत सारा जो भारत सरकार है उसके पास बहुत सारा जानकारी आती रहती है कि चाइना और पाकिस्तान में बैठे जो हैकर्स हैं वो कई बार कोशिश करते रहते हैं कि सर्वर हैक करें, स्पाईवेयर भेजते हैं जिससे कि डेटा जो फोन में है अलग अलग लोगों के वो हैक कर सकें। और अभी हाल ही में भी एक और न्यूज रिपोर्ट आया था जिसमें ये कहा गया था कि चाइना में जो विंटर ओलंपिक्स हो रहे हैं उसमें जो ऐप बोली गई है कि सबको यूज करनी है, उसमें भी बोला गया है कि उसमें भी पर्सनल डिटेल वो जानना चाह रहे हैं। तो इन्हीं सब वजहों से भारत सरकार मैं अंकुर आपको कुछ पलों के लिए रोक रहा हूं, मैं आपसे आगे भी बातचीत करूंगा। मेरे साथ साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल जी इस वक्त जुड़ रहे हैं। पवन जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं अपने सहयोगी से यही बात कर रहा था कि क्या कोई ऐसी घटनाएं जिसकी वजह से ये एडवाइजरी एक जारी की गई है, पर क्या ये एडवाइजरी इनफ है? हम जानते हैं कि जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो हर डाल पर पात ही साबित होते हैं। देखिए, आज जो है साइबर क्रिमिनल्स ने समझ लिया है कि कोविड-19 के आने के बाद साइबर क्राइम का गोल्डन युग शुरू हो चुका है, तो लिहाजा वो नए नए प्रकार के प्रकरण अपना रहे हैं लोगों को टारगेट करने के लिए। लिहाजा कहीं ना कहीं जितना हमें महत्व देना चाहिए साइबर सुरक्षा को, एक राष्ट्र होने के नाते हम नहीं दे पाए हैं। शायद इसी को मद्देनजर रखते हुए, ये भी ध्यान में रखते हुए कि भारत के पास कोई साइबर सुरक्षा का कानून नहीं है, इसलिए ये एडवाइजरी जारी की गई है।
ताकि लोगों को प्रोत्साहित किया जाए कि वो जहां तक हो सके अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने डेटा को सुरक्षित रखें। लेकिन ये एडवाइजरी का रेलेवेंस, इम्प्लीमेंटेशन कितनी हो पाएगी, ये एक सवालिया निशान खड़ा होगा, क्योंकि एडवाइजरी केवल एडवाइजरी है। हम आपको हिदायत दे रहे हैं, हम आपको ये कह नहीं रहे हैं कि साहब अगर आप नहीं करेंगे तो कोई कानूनी परिस्थितियां होंगी। तो हिदायत भारतवर्ष में ज्यादा काम करता नहीं है जब तक आप हमारे यहाँ ठोस कानून ना हो। लेकिन पवन दुग्गल जी, हाल ही में जो एक आईटी एक्ट सरकार लेकर आई थी, उसमें ये बात सामने आई थी कि जिनके सर्वर्स विदेशों में हैं उनको कोशिश की जाएगी कि भारतीय नियमों के अंतर्गत लाया जाए। अब आप एक बार फिर व्हाट्सएप की बात कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि दूध के जलें इसलिए छाछ फूंक कर पी रहे हो? देखिए, कहीं ना कहीं ये बात तो सही है कि हम लोग आईटी रूल्स 2021 लेकर आए, लेकिन ये बात भी सही है कि बाहर की कंपनियां हमको ठेंगा दिखा देती हैं जब हम उनसे जानकारी मांगते हैं, जब हम उनसे कोऑपरेशन मांगते हैं। तो कागजों में तो हमने सही लिखा है। अगर आप धारा 75 और धारा 1 भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि हमारा कानून उन कंपनियों पर भी लागू है जो भारतवर्ष में मौजूद भी नहीं है, लेकिन जिनकी सेवाएं भारत के विद्यमान कंप्यूटर या मोबाइल फोन पर उपलब्ध हैं। लेकिन हम इस एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को इफेक्टिवली इन्फोर्स नहीं कर पाए। यही कारणवश है कि आज आवश्यकता आ गई है कि आप अपना जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसको इफेक्टिवली इन्फोर्स करें, भारत के डेटा जो है उसका संरक्षण करें और भारतवासियों का साइबर सुरक्षा का भी संरक्षण करें। हाँ, तो एक तरह से ये एडवाइजरी इस बात का एक्सेप्टेंस भी है कि जितना केंद्र सरकार ने सोचा था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को या इस तरह के एप्स पर हम जितनी लगाम कसेंगे उतनी एक्चुअली लग ही नहीं पाई है। ये बात तो सही है, जितनी आपको लगता था कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लगाम लगा पाओगे, आप नहीं लगा पाए हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी अब आपके आईटी रूल्स को भी चैलेंज कर गए हैं और वो अलग अलग अदालतों में विचाराधीन है। तो हम जो हासिल करना चाहते थे एक राष्ट्र होने के नाते वो नहीं कर पाए। शायद इसी बात को रिकॉग्नाइज करते हुए फिलहाल ये गाइडलाइंस दी गई हैं कि एटलीस्ट लोग तो अपने लेवल पर कोशिश करें कि वो अपने आप को सुरक्षित रखें और साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अपनाएं। अच्छा, एक और चीज है पवन दुग्गल जी, बार बार मैं इस बात को सोचता हूं कि जब इस तरह की गाइडलाइंस जारी होती हैं या इस तरह की एडवाइजरी जारी की जाती है, हम एक बहुत बेसिक बात भूल जाते हैं कि जो अधिकारी हैं या जो कर्मचारी हैं जिनके लिए ये गाइडलाइंस जारी हुई है वो टैक्स सेवी नहीं है। आप एकाएक एडवाइजरी जारी कर देंगे, उनको उनका सब्स्टिट्यूट भी नहीं पता। ऐसे में वो उसे कितना फॉलो कर पाएंगे, ये भी अपने आप में बड़ा ह्यूमन नेचर से जुड़ी हुई बात है। देखिए, कहीं ना कहीं हमारे भारतवर्ष में तो एक थॉट प्रोसेस है कि आप जब तक आपके सिर पर कानून का डंडा नहीं पड़ता तब तक आप वो काम करना नहीं चाहते। तो आप केवल एडवाइजरी देंगे, लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे, उन्हें हिदायत देंगे, वो बात कान पर जूं देंगे कि नहीं। क्यों? क्योंकि लोगों को पता तो है कि चलो मैं एडवाइस नहीं भी मानता तो कोई बात नहीं, मेरे ऊपर कोई पीनल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे। तो जब तक आप कानूनी प्रावधान लेकर नहीं आएंगे जो कानूनी परिस्थितियों को परिभाषित करें, तब तक इस तरह की एडवाइजरी केवल एडवाइजरी रहेंगी, उसको इफेक्टिवली इन्फोर्स करना मुश्किल होगा। बिल्कुल पवन दुग्गल जी, अब जैसे व्हाट्सएप की बात हो रही है या टेलीग्राम की बात हो रही है या कुछ अन्य प्लेटफॉर्म्स की बात हो रही है, इन सबको टक्कर देने के लिए भारतीय जमीन पर भी कुछ एप्स को लाने की कोशिशें की गई थी, वो उतनी ग्रैंड सक्सेस नहीं रही और ये भी एक कारण है कि आपको बहुत सावधानियां बरतने की जरूरत पड़ रही है। देखिए, आज आपको सावधानी इसलिए बरतनी पड़ रही है क्योंकि आज आपका डेटा भारत के बाहर जा रहा है, तो आपको ये भी नहीं पता आपका डेटा कौन एक्सेस कर रहा है। तो लिहाजा आप जितना केयरफुल होंगे, जितने साइबर सुरक्षा के पहलुओं को आप डेली अपने रोजमर्रा के जीवन में अपनाएंगे, उस हद तक आपको बेनिफिट होने वाला है। और क्योंकि जब तक भारत कोई डेटा लोकलाइजेशन प्रावधान लेकर आता नहीं है, तब तक इस तरह की गाइडलाइंस ही एक फिलहाल विकल्प है जो सरकार ने सोचा है, जो की जा सकती हैं ताकि लोगों को प्रोत्साहित किया जाए साइबर सुरक्षा की ओर ज्यादा आकर्षित होने के लिए। ठीक है, शुक्रिया पवन जी। और अंकुर, आपका भी मैं शुक्रिया करता हूं मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।